नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रतिकृत भाई ने बहुत बातें करी है अबाउट डिफेंस रिफॉर्म्स, क्या-क्या होने चाहिए, क्या-क्या चीजें चाहिए हमको आगे जाने के लिए एंड व्हाट ऑल शुड हैपन। सरप्राइजिंगली एंड वेरी हैप्पीली स्पीकिंग, काफी चीजें जो हमने बात करी हैं वो एक्चुअली हो रही हैं एंड इट फील्स रियली नाइस। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमने बात करी और गवर्नमेंट ने सुना नहीं, सब छोड़ दीजिए, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। हमको आम खाना है साहब, पेड़ कहाँ लगाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आई टोल्ड यू सो इज द लास्ट वर्ड दैट आई एवर वांट टू से एट ऑल, बिकॉज हमारा एक ही पर्पस है, इज द बेटरमेंट ऑफ द होल होल सिस्टम एंड किस तरह से हमारी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग बनाया जाए, लीथल बनाया जाए एंड किस तरह से हम लोग सिटिंग आउटसाइड कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। उसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट व्हाट मोदी साहब हैज डन टुडे। मोदी साहब ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेजर स्टेप्स लिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। प्रतिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। देखिए, मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत सारे सुधार लाए गए हैं इन द लास्ट 10 years। तो सारे चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक इश्यूज में हम आज बात करेंगे। एक स्पेसिफिक इशू जो रिसेंटली हुआ है वो ये है कि एक नॉमिनेशन प्रोसेस होता था फॉर मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉमिनेशन प्रोसेस का मतलब है, अगर आप कोई मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, वो टिपिकली पीएसयूज को जाता था नॉमिनेट करके कि इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। उसमें एक सुधार ये लाया गया है कि फॉर हाई वैल्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई वैल्यू, ऐसा नहीं कि सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि नॉर्मल जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वहां पे काफी काफी टाइम कुछ कुछ चीजों में कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है। बट जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसमें हमेशा से नॉमिनेशन होता था। उसमें अभी जो बोला गया है कि दे विल बी कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन द सेंस दैट प्राइवेट सेक्टर विल बी गिवन, इंडियन प्राइवेट सेक्टर जो है, चाहे वो खुद आए चाहे वो ज्वाइंट वेंचर में आए, दे विल बी गिवन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इसमें जो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसी से उसको पढ़ता हूं तो दैट विल क्लियर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। उन्होंने कहा कि we will provide visibility to the domestic industry regarding upcoming contracts and ensure a level playing field for the private sector by mandating competitive bidding for all our projects. This is very important. मैं importance इसकी ये बता देता हूँ क्यों है। इस देश में जब फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, चाहे वो एमका हो, पहले की बात बोल रहा हूँ, या फिर सुखाई का प्रोडक्शन, या फिर जो रफाल का प्रोडक्शन अगर होगा, अभी तो थोड़ा सुधार आया है। फॉर डिकेड्स इन दिस कंट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग और फाइटर प्लेन होगा तो इसका मतलब है हेल के पास ही जाएगा। दैट उसका शायद एक टाइम रेलेवेंस था, शायद जब हमारे प्राइवेट सेक्टर उतना मेच्योर नहीं था, जब गवर्नमेंट के पास ही वो कैपेसिटी था टू इन्वेस्ट। लेकिन इन द लास्ट से 15-20 years इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपनी प्रोफेशनसी काफी बढ़ा दी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पीएसयू को नहीं देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ही देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, या सरकार भी ये नहीं बोल रहा है। सरकार बोल रहा है कि देयर विल बी अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जिसका प्राइस बेहतरीन होगा, जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उसी को दिया जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पहले खोला जाता है, फिर प्राइस स्पेसिफिकेशंस खोला जाता है। सो दैट वे, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि जहां पे कॉस्ट एंड टाइम ओवररन होता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होता है। तो उसमें अगर कोई डिफेंस पीएसयू है, उसमें क्या बहुत ज्यादा फाइन उनके ऊपर लगाया जाता है, पेनल्टी लगाया जाता है? आई वंडर, आई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई पेनल्टी लगाया फॉर टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। लेकिन वही चीज अगर प्राइवेट सेक्टर करे तब तो 10 टीचर आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है उसको ठीक करने में, डिसिप्लिन करने के लिए। सो वो डिसिप्लिन जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत है, लेकिन वो डिसिप्लिन इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे आमका, आमका का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो अप्रूव कर दिया गया है ना। आमका के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी या पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बिडिंग बुलाया जाएगा। जैसे मैंने हमेशा से कहा है, एंड यू नो पीपल कैन करेक्ट मी इफ दे थिंक दैट आई एम सेइंग इट रॉन्ग, और मेरा कोई पर्सनल कोई बायस नहीं है, दिस इज प्योरली फ्रॉम एन एनालिसिस पर्सपेक्टिव। एलएनटी का जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, एलएनटी का, this is one of the best in the country, but let me say it categorically, this is thoroughly underutilized because of this nomination process. ठीक है।
नाउ इसको सुधारा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज कमेंडेबल। क्योंकि एक एक इसमें इंप्रूवमेंट मोदी सरकार लाया था, वो इंप्रूवमेंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पीएसयू को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसमें क्या हो रहा था, फिर ही वुड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज पार्टनरिंग विद एलएनटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसका यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है। सो अगेन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट में बिडिंग नहीं होता था, बट देयर वाज अ जनरल, आप देखोगे इट वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द पीएसयू। वो थोड़ा बदलेगा, उसमें थोड़ा सुधार आएगी, विच इज गुड। एंड आई फील, मुझे लगता है पर्सनली, दिस इज माय रिकमेंडेशन बोल सकते हो, माय सजेशन बोल सकते हो, दैट बहुत सारे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस कंपनीज है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, जैसे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, जैसे एलएनटी शिपयार्ड, जैसे एलएनटी शिपयार्ड तो अभी खैर एलएनटी डिफेंस बोला जाता है, उसको मर्ज किया गया है विद एलएनटी इटसेल्फ। फिर उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स, जैसे आपके डिफेंस, जैसे आपके पीएसयूज के कैटेगराइजेशन है, नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना, सो यू हैव कैटेगराइज्ड देम एज क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर के जो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो डिफेंस में हो, खास करके डिफेंस में शुरू कर सकते, दे वुड शुड आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। दैट उससे बहुत हेल्प होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। मतलब सम बैंक्स आर सो इंपॉर्टेंट, सो क्रिटिकल, दे कांट बी अलाउड टू कोलैप्स, and some of the names of those banks are private sector banks, जिसमें if I'm not wrong, if I'm not mistaken, organizations like HDFC का नाम आता है, HDFC बैंक का नाम आता है, या शायद इसके साथ along with SBI उसमें ICICI का शायद नाम आता है। So that is what I'm saying कि आपके प्राइवेट सेक्टर भी आपकी इक्वल एसेट है, वो आपके पराये नहीं है कि उसको जो सोशलिस्ट जमाने में नीचा करके दिखाओ, वो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट करेगा, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट नहीं करता, वो दिखाता नहीं प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट करता है। So anyways, I think this is a very very important step forward, और इसमें सरकार की तरफ से भी ये एक्सेप्ट किया गया है, which is commendable। ये पहले होता नहीं था, आई एम टेलिंग यू दिस, ये पिछले 10 साल में जितने सुधार रहा, ये अभी हुआ है। उसमें एक स्टेटमेंट जो आया है कि प्राइवेट सेक्टर हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड कैपिटल इक्विपमेंट एंड आर नाउ रेडी टू कम्पीट फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। मैं उसका भी एक उदाहरण देता हूं कि एलेंट जो हमारे जो सबमरीन्स बनते हैं ना, वो जितने न्यूक्लियर सबमरीन्स है या स्ट्रेटेजिक फोर्स सबमरीन्स है बड़े बड़े, उसके जो हल होता है उसमें कहा जाता है कि एलएनटी हैड अ रोल टू प्ले, हल मेकिंग में एलएनटी प्लेड अ रोल। सो दे हैव द कैपेसिटी। मैं सिर्फ एलएनटी की बात नहीं कर रहा हूं, बट ओवरऑल, बट ये जो प्रोसेस विच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ऐसे ही सिर्फ, दिस इज नॉट द ओनली थिंग, इसके पहले भी बहुत सारे कुछ किया गया है। जैसे इसका शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी जब मनोहर पारिकर जी, लेट मनोहर पारिकर जी वाज अ मिनिस्टर इन डिफेंस मिनिस्टर। सो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप दैट वाज टेकन, ये जो नॉमिनेशन को खत्म करके कंपिटिटिव बिडिंग करके बेस्ट क्वालिटी को अब लो, ये शुरू किया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था, वो उसका जो पूरा मैपिंग किया था मनोहर पारिकर जी ने, लेकिन उसके बाद जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, अनफॉर्चुनेटली बाय दैट टाइम उनकी ही हैड डिमाइज्ड। सो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप वाज कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अराउंड 275 आइटम्स जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही लेना था आर्म फोर्सेस को, उसको डी लाइसेंस किया गया था कि आप अब वो, ये 2019-20 की बात कर रहा हूँ, कि प्राइवेट सेक्टर आर्म फोर्सेस प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकता है। उसके लिए पहले क्या होता था, उसके लिए आपको पहले या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से लो या फिर वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब ग्लव्स खरीदोगे, मच्छरदानी खरीदोगे, जूता खरीदोगे, सब ओएफबी से खरीदो। ओएफबी क्या बनाता था वो अलग कहानी है, और ज्यादातर टाइम वो प्राइवेट सेक्टर से ही लेता था, लेके एक मार्कअप प्राइस देके उसको बेचता था। मतलब दैट वाज अनदर कॉमेडी दैट यूज्ड टू हैपन इन दिस कंट्री। तो एनीवेज, किसी से पूछ लेना कि व्हीकल फैक्ट्री जो जबलपुर में है, वो जो स्टैलियन है वो कौन बनाता है, वो अशोक लेलैंड का है। तो फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम क्या है? वहां पे असेंबली करना।
So anyways, a lot of change in that happened क्योंकि Ordnance Factory Board को convert किया गया. It was a departmental organization. Please understand, it was not even a PSU. It was a departmental organization under Ministry of Defense जिसको सब कुछ दिया जाता, तुम ही करोगे. और it was terribly sorry to say, अगर आर्म फोर्सेस से किसी से पूछ लेना, खास करके आर्मी से, very sorry to, it was not efficient, not up to the mark. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आर्म फोर्सेस से आप पूछ सकते हो, आप जानते हो बहुत लोग वहां पे. Then Modi सरकार broke that down for the right cause, not for the wrong cause. Ordnance Factory Board को तोड़ के there were 7 PSUs which were made. Munitions India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited, Advanced Weapons and Equipment India Limited, Troops Comfort Limited, Yantra India Limited, India Optel Limited, Gliders India Limited. कुछ जगह पे अभी भी उनको नॉमिनेशन दिया जाता है, which is ठीक है. But काफी जगह पे they also have to bid for projects. वो ऑटोमेटिक नहीं है. एंड आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. इम्पैक्ट आप देखेंगे कि आज आपके यू हैव 88% आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कैपेसिटी बन गई है टू मैन्युफैक्चर ऑल योर एम्यूनिशंस, जो आपको पहले नहीं था. 154 of 175 kinds of ammunitions are now manufactured in India. मोस्टली अलॉन्ग विथ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड काफी अच्छा बनाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है. आपकी जो लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडस्ट्री है, दैट इज टोटली प्राइवेट सेक्टर. आपकी जो ड्रोन इंडस्ट्री है, जो लो ऑल्टीट्यूड वाला ड्रोन है, टोटली प्राइवेट सेक्टर. सर्वेलेंस ड्रोन्स और हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, बट जो लोअर ऑर्बिट के ड्रोन्स होते हैं, लोअर ऑल्टीट्यूड के ड्रोन्स होते हैं, क्वाडकॉप्टर्स या फिर जो BTOL है या फिर थोड़ा फिक्स विंग वाले भी है. द एंटायर लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडस्ट्री, द एंटायर ये जो आपके सर्वेलेंस ड्रोन्स. फिर उसके बाद आप आर्टिलरी में देखिए, कल्याणी सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिस्टम जिस तरह से आर्टिलरी बना रहा है, damn good, because कल्याणी जो कंपनी है, कल्याणी फोर्ज, वो मेटलर्जी में दैट्स वन ऑफ द बेस्ट. क्योंकि वो करते हैं फॉर्जिंग ऑफ द जो ऑटोमोबाइल्स के जो वो देयर समथिंग कॉल्ड फॉरगॉट द पर्टिकुलर टर्म, सो दे वर वेरी गुड इन दैट. स्ट्रक्चर जो बनाना है, फैब्रिकेशन का बनाना होता है, उसमें चासी, हाँ, चासी को, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन दैट, वन ऑफ द बेस्ट इन दैट. देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें मुझे लगता है कि चेंजेस आ रहा है और इसमें आना चाहिए, देयर इज दिस इशू. मैं इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज अ प्रॉब्लम. मनोहर पारिकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने कहा था कि एट टाइम्स द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट अपीयर टू बी स्ट्रेट फ्रॉम आउट ऑफ मार्वल कॉमिक्स. मतलब ठीक है, यू वांट अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन वो क्या होता है, हर कोई अपना अपना एक इनपुट देता रहता है. अल्टीमेटली यू हैव अ रिक्वायरमेंट जो होता ही नहीं है, और उसी में वी स्पेंड 15-20 years टू सर्च फॉर दैट, क्योंकि हर कोई जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से OEM है, वो हाथ उठा लेता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा. सो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट अ मैकेनिज्म जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट भी रियलिस्टिक हो. देखिए प्रोजेक्ट 75I जो इंडिजिनस बनने वाले थे आफ्टर प्रोजेक्ट 75, जो स्कॉर्पियन सबमरीन वाला है, उसके प्रोजेक्ट 75I जो 6 मोर सबमरीन अभी शायद MDL एंड थाइसन ग्रुप को बुलाया जाएगा फॉर प्राइस नेगोशिएशन, या फिर हो भी गया होगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट? इट ऑलमोस्ट टुक 15 years, 10 to 15 years. In spite of the fact that Modi government has done phenomenal work in modernization of armed forces, आपके प्रोसेस ऐसे थे या फिर आपकी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऐसे है, it took so much time. You can say, somebody can say कि submarine making is not an easy thing. I agree, but there are many such projects, high value projects, जहाँ पे आपके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के साथ मार्केट में जो अवेलेबल है वो मैच कभी कभी नहीं खा रहा है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक इन व्हाट यू एक्सपेक्ट. ठीक है ना? आप you can't have a fuel efficient plane at the same time it should be a deep penetration strike aircraft, at the same time it will be stealth, at the same time it will be a heavy bomber, and it has to be the best of the fuel efficient cost. होता नहीं. I'm just saying, मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं पे ये मेंशन है, I'm just hypothetically saying it.
सो उसमें मुझे लगता है कि कुछ काम हो रहा है। आई थिंक वी विल सी गुड रिजल्ट इन दैट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच द मोदी गवर्नमेंट हैज डन, वो है उरी के टेरर अटैक के बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए वो जो आर्म फोर्सेस को एक बजट दिया जाता है फॉर आप उसको यू कैन डायरेक्टली परचेज इट फॉर एक्विजिशंस। ज्यादातर वो एक्विजिशंस किस टाइप का होता है, जहां पे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी से ऑलरेडी आप कुछ सर्टेन इक्विपमेंट ले रहे हो, उसको थोड़ा थोड़ा एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने, या फिर वो सस्टेनेंस पर्पस के लिए। उसमें भी एक डिबेट चल रहा है कि वेदर वी शुड अलाउ new capital acquisition, not just a follow-on order, not just something for the sake of sustenance. Sustenance के मतलब ammunition थोड़ा और बना लिया, खरीद लिया। So ये एक important step था और उसका बजट था almost like 15% of the defense modernization outlay जो हर साल का होता है। It was a very important step कि you bypass the entire bureaucracy and you directly buy it. 300 करोड़ तक था, पहले था 300 करोड़ तक। अभी उसके बाद जब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल आया 2021 में, आफ्टर द गलवान इशू, एंड दैट टाइम अ लॉट हैज हैपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू सितंबर 2022 टू सितंबर 2023, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जहां पे आर्म फोर्सेस को पूरा पावर दिया गया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अब देखिए। फ्रॉम सितंबर 2022 टू सितंबर 2023, एक साल में आर्मी एक्वायर्ड वेपन सिस्टम्स एंड एम्यूनिशन वर्थ 11,000 करोड़। ठीक है, आईएएफ 8,000 करोड़, नेवी 4,500 करोड़। ये फास्ट ट्रैक जो प्रोसीड्योर है, ये मतलब ये क्या है? इट्स नॉट द टोटल बजट, इट इज जस्ट जो मुझे तुरंत खरीदना है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, या फिर अगर कोई कहीं पे आपके वॉर वेस्टेज रिजर्व को रिप्लेनिश करना होता है कि आपके कोई सिनेरियो हुआ जहां पे यू हैड टू स्पेंड मनी, you had to actually spend your equipment, use your equipment, and then you fill up the reserve again. So ये अमाउंट छोटा लगता है, बट दीज आर क्रिटिकल थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल फोर्सेस के लिए बहुत कुछ ऐसे होता है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, खरीद लो, डोंट वेट फॉर अ 5 year टेंडर। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 40,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट अंडर द फास्ट ट्रैक प्रोसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वन इज द नॉमिनेशन फैक्टर, कि आप नॉमिनेशन खत्म करके कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हो। सेकंड इज यू हैव अलाउड रीस्ट्रक्चरिंग, आपने बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है उसको आपने उसको आपके वो जो मोनोपोली था फॉर पीएसयू उससे हटा दिया है, वो भी अलाउड है। दे कैन आल्सो बिड एंड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इज इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए आपने जितना पैसा लगाया है, which is very important, because a conflict doesn't wait for your entire tendering process of 10 years. It doesn't wait. ठीक है, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मैं लास्ट में एक और पॉइंट बाद में बताऊंगा, but before that let me hand it over for any question. My main, see, there is one news that came out that they will reduce the procurement time from start to kind of end of your जो इनका फर्स्ट रिपोर्ट होती है, RFP end of the RFP procedure right down to purchase in 69 weeks. So that's about 1 year and 2 months. Now that used to be, we find 69 weeks to be very, very high, right? So that is fair, but 69 weeks is the outer limit, and for larger capital purchases इतना time चाहिए होता है। Having said that, आपको ये जान के, ऑडियंस को जान के हैरानी होगी कि previously the time was 200 weeks. ठीक है जी, 200 weeks for a thing small as a remote control. I'm not joking. It was the same process. Today, what they have done is they have done capital itna time, दूसरा इतना time, तीसरा इतना time, some things no time. Go. There is, Right. as long as the vice chief of the forces signs, finished, approves, it goes. So there are a lot of changes that have been made in that aspect. That is one thing I want to bring about. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और उसमें भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब मनोहर पारिकर जी के टाइम उन्होंने बोला था कि द सिविल एंड द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वाज सिटिंग ऑन 400 ऑड प्रोजेक्ट्स विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, और उन्होंने देखा फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं अभी। तो दे ही वो कैटेगराइजेशन की हाई प्रायोरिटी कौन सा है, मीडियम प्रायोरिटी कौन सा है, कौन की जरूरत नहीं। ये जो स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुआ, ऑब्वियसली
a lot of credit goes to the Prime Minister for his initiatives. लेकिन पहले मनोहर पर्रिकर जी एज डिफेंस मिनिस्टर और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने भी काफी इनमें काम किया है टू चेंज द स्ट्रक्चर्स। आपने जो कहा 69 वीक्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, 1-1.5 साल तो लगता ही है, बट पहले वो था नहीं। पहले इट वाज लाइक इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू से, ये जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंजन बनाने की बात कर रहे हैं, if we are the whole focus rightfully is now on development of engines, core engines, चाहे वो एयरक्राफ्ट की हो, चाहे वो मेरीन अरेना में हो, नेवी के शिप्स के। ना द होल जिस तरफ तरफ गवर्नमेंट जा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टैंड, इज दैट अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो इंजन बनाता है, वी विल टेक दैट। जैसे कंपनी कॉल सिरिनोर। सिरिनोर जो है वो एक इट्स वर्किंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए 90 किलो न्यूटन इंजन। बना पाएगा नहीं पाएगा, दैट इज सब्जेक्ट टू टेस्टिंग, दैट इज अनदर थिंग। बट द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट इज कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कोई बना के अच्छा लाता है, वी विल टेक दैट। इट्स नॉट गोना बी अ मोनोपोली ऑफ ए पीएसयू। नो डिसरेस्पेक्ट टू द पीएसयू, उन्होंने अपना काम किया है, अच्छा सर्व किया है, खास करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, या फिर जो नेवल पीएसयूज है, दे आर वेरी गुड। लेकिन फिर भी आई थिंक कंपटीशन ऑलवेज हेल्प्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट। बट मुझे लगता है कि जिस लेवल का हमारे पूरे इन एवरी एरिया स्पेशलाइजेशन आ रहा है, सो आई थिंक अ स्ट्रक्चरल चेंज इन ब्यूरोक्रेसी इज रिक्वायर्ड। जहां पे अगर आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनकी भी रिक्वायरमेंट है, दे आर ऑल्सो नीडेड, बट यू रिक्वायर पीपल विद अ डोमेन नॉलेज। यू रिक्वायर पीपल हु कम विद द बैकग्राउंड ऑफ दैट, ताकि ऐसा ना हो कि कोई आ रहा है एज ए से एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, देन ही हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट। उसमें टाइम लग जाता है। एंड आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज हमारे जो अभी स्ट्रक्चर है, कल्चर है, वहां पे पीपल गो फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर फॉर अ सर्टेन टेन्योर, फिर वो वहां पे जब तक वो सीख जाता है इन द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, देन ही हैज टू गो टू अनदर। उसका मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट आज के जमाने में somebody, मतलब इतनी स्पेशलाइजेशन आ गई। आई मीन फॉर somebody टू अंडरस्टैंड एन एआई एनेबल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पहले समझने में टाइम लगेगा बिफोर ही कैन इंप्लीमेंट। सो आई थिंक समवेयर वी हैव टू कंसिडर कि ये डोमेन एक्सपर्टीज हर एक मिनिस्ट्री में अपनी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि ये डोमेन एक्सपर्टीज के ऊपर उतना ध्यान कभी नहीं दिया गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, बट दिस लेवल पे चाहिए था, क्योंकि उसमें गैप था। दैट्स व्हाई यू हैड सो मच डिपेंडेंस ऑन द कंसल्टिंग कंपनीज। एंड आई थिंक आई एम श्योर गवर्नमेंट विल लुक इनटू दिस मैटर। इवेंचुअली यू रिक्वायर डेडिकेटेड कैडर। से फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री का अपनी डेडिकेटेड कैडर होना चाहिए। मे बी दे विल स्टे विद द डिफेंस मिनिस्ट्री ओनली, but they know exactly, and of course I think this should be done. Back to you. I say, why don't you pick up? I mean, see, I'll tell you what, there are so many people who join the defense forces. कितने सारे होते हैं जिनके इश्यूज हो जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनको कितना कुछ हो जाता है, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, whole lot of things. And people who have worn the uniform will only know how to deal with this stuff, because at the end of it, उनको urgency भी पता होती है. Sometimes they can also put in their 2 bits into the whole game. I think there is a very very clear requirement of actually, मेरे हिसाब से, manning the entire game differently. Right. That's what I'd like to just finish with. Thank you, bye, Now, for that. you're talking about just 50 seconds more. You're talking about a lateral entry, which is very very important. लेकिन उसको lateral entry में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? Then there is a problem with the guy in uniform coming in the ministry. उसको लग रहा है यार मैं फौज में वापस चला जाता हूँ. We need to look into this and sort out those problems. Guy completely, and you need to have people आपके administrative services के अंदर होते हैं, people who are, you have to be focused. And अगर आप जैसे आप बना रहे हो, you want to make a whole separate cadre, then make sure they are short service commission guys जो होते हैं आपके, yes. Short service commission officers आते हैं जो बाहर निकलते हैं 5 साल के बाद. Give them an option, let them join the mainstream ना यार. बहुत सारे होते हैं who are not, you can't take them inside. You have to see, my point of putting that, the reason of putting that across is, we need to think differently. अगर आप अग्निवीर कर रहे हो, which is a total radical new process, that's my point, nothing else. I am not trying to say उसको मार डालो. I am not a specific
not I a am expert also. I am supporting in what you are saying. I am saying कि कहीं-कहीं resistance आ जाता है when somebody from the Hmm, armed forces come, आएगा उसको sort out करना है, आएगा उसको आएगा sort out करना है. And आएगा वो तो lateral entry for short service commission, it's a very important thing. The government should consider that. उसके लिए आप अलग एग्जाम लो, but they must come in figure it out. and work. Whatever process, यार, processes are, see, process, I'm not even getting into, I'm not trying to say which cadre, what, where. No, this guy from here, Air Force should get. That's not my job. I'm sure there are more expert people saying. My point is, we have a talent. Yes. ठीक है ना? We have the talent. Use them. Apart from that, now see, there is also another thing. Time scale, जो ranks होते हैं, somebody who becomes a colonel and he retires because he's, probably जो भी है, it's a rat race here. At the end of it, not everybody becomes a general. So जो आपके let's say 53, 54 में retire हो रहा बंदा, यार उसके बाद 10 साल और काम, 15 साल और काम कर सकता है वो आपके लिए. True. And the guy is experienced. He knows the game. He's got contacts. You should be able to pick out talent from there as well. And these are guys who basically go outside. ये लोग बाहर जाते हैं and they join multinational companies. They bloody earn in lakhs and crores after that because इनके talent होता है यार. They know how to do shit. So the multinational companies pick them up and they who are people are doing really well for themselves. So why not? Surprisingly, I don't want to name any company or a person. I know people who have retired as lieutenant colonel and colonel, working for a consulting company, then giving consultation to the Ministry of Defense on Yeah. certain issues, and yet वो बंदा उसको कोई opportunity नहीं है to directly join the There should that be, there should be something, a lateral entry cadre बना दो, कुछ करो. Something needs to be done, and I think it's very, very important that should be taken up. But on that note, thank you so much for that update here. And guys, सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can contribute towards the channel, QR code, PayPal, super stickers, super chats, and please do check out our store, which is there in the just below the video somewhere. And I shall see you back. By the way, आज जो दोपहर में शो होगा is a much promised 40 map show, so please join us for that. There's going to be a huge description of global geopolitics. काफी ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.